फिर इधर से मॉडर्न कर देंगे, चूँकि अब ऑप्टिक्स हो जाएगा तो वेव ऑप्टिक्स के लिए एसएचएम, तुम जिस दिन बोलोगे कि सर एसएचएम सुना रहे हैं उसी दिन वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। सुन रही हैं? एसएचएम ओके तभी वेव ऑप्टिक्स ऑन, नहीं तो उसको रोक देंगे हम। हमको माथा पच्ची नहीं करना, बहुआरी क्या है दी सोई तो ओ सर ये तो पिल्लू चल रहा है। चलिए रेडी हो जाइए सुनने के लिए एक लाइन। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। सुने क्या क्या बोले? सॉलिड ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, जो दो प्लेन सरफेस से इंक्लाइंड रहता है। जैसे मान लो एक सरफेस हम ऐसा ले लिए, एकदम इत्मीनान से तगड़ा तरीके से सुनो। ध्यान दो, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये सरफेस, ये पियर का वाला सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? एक यहाँ से लाइट आया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हो, उसे कोई दिक्कत। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोलेंगे बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। ध्यान से देख, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस किस एंगल पे इंक्लाइंड है कि नहीं है? बोलो। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में कुछ एंगल है कि नहीं है? इसे बोलेंगे प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। तो बोलेंगे क्या? प्रिज्म क्या है? एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट मतलब दिखे, होमोजीनियस मतलब हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। ग्लास से बना हुआ है, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मतलब एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से। तो प्रिज्म एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम है और किससे बना है? दो प्लेन सरफेस जो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, हाँ या ना। अच्छा, प्रिज्म और स्लैब में अंतर है। प्रिज्म और स्लैब में अंतर है, स्लैब आगे पढ़ाएंगे। स्लैब पूछता भी नहीं है, विगत 10 साल का देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो स्लैब नहीं डालता है। देखो ऊपर दोनों लाइट का देखो चलने का तरीका। ये मान लो दूसरा, देखे ना ध्यान से, एक सरफेस आपको ये दिख रहा है, दिखा ये वाला सरफेस, एक ये वाला दिखा। देखो ध्यान से, क्या दोनों ऐसे है कि नहीं है? है ऐसे? देखो मेरा हाथ, अरे एक ऐसे दिख रहा है, हाँ एक ऐसे, क्या दोनों इंक्लाइन है कि नहीं है? उसको मोने तो घुमा दो, ऐसे है तो ऐसे। अरे ये वाला दिखो ना, ये वाला देखो, क्या दोनों इंक्लाइन है कि नहीं है? माने तो घुमा दो, तो प्रिज्म एंगल यही होगा। देखो दोनों सरफेस किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइन है, ऐसे तब ये दोनों 90 डिग्री पे है,
दोनों 90 डिग्री में देख, अरे बोलो, इसको घुमा दो, ऐसे है, कुछ ऐसे है, घुमा दो, बोलो, यहाँ दोनों हाथ के बीच में एंगल है, उसी एंगल को क्या बोलेंगे? यहाँ देखो लाइट ऐसे निकला ना, ये प्रिज्म कहलाएगा, और ऐसे निकला तो ये स्लैब हो जाएगा। स्लैब में दो प्लेन सरफेस के बीच में एंगल नहीं है। यहाँ देखो दो प्लेन सरफेस के बीच में एंगल है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, दिखाई दिया? तो प्रिज्म कब बोलेंगे? प्रिज्म किसी भी प्रिज्म की जरूरत नहीं कि ट्रायंगल ऐसा ही हो, कैसा भी कोई भी सरफेस प्रिज्म हो सकता है। प्रिज्म एक सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो प्लेन सरफेस से बना है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। क्या यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड है? तो लाइट जो ऐसे निकला ये प्रिज्म हो गया, यहाँ ऐसे निकला क्योंकि ये सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड, देखो ना, एक सरफेस ये वाला हो गया, रे दिखाई दे रहा है, एक सरफेस ये हो गया, क्या ये और ये किस एंगल पे है? एक दूसरे पे रखा हुआ है। क्यूब बनता है किससे? दो स्क्वायर से। क्यूब किससे बनता है? तो स्लैब और प्रिज्म में अंदर समझ में आया? स्लैब और प्रिज्म में अंदर समझ में आया? इसको तुम और लंबा बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो और अच्छा बनेगा। दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड होना, प्रिज्म का डिफिनेशन क्या बैठा दिमाग में? सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस, रिफ्रैक्टिंग। क्या यहां से भी लाइट रिफ्रैक्ट हुआ? फिर यहां से भी हुआ, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। या और अच्छे से बोल सकते हैं, प्रिज्म इज अ सॉलिड, होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट, रिफ्रैक्टिंग मीडियम मेड फ्रॉम टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड होना, तभी वो प्रिज्म कहलाएगा, है ना? नहीं तो स्लैब हो जाएगा। दो गिलास को अगल बगल रख देंगे, साट देंगे तो प्रिज्म नहीं हो जाएगा। क्लियर? हाँ, बनाने के लिए फिर ऐसा बना देते हैं, ऐसा नहीं बनाते। क्यों उतना बनाएगा? बनाने के लिए हम बोल देते हैं प्रिज्म है। रियल में प्रिज्म में दो सरफेस, यहाँ पे समझने के लिए बोल देते हैं प्रिज्म एंगल है। सुन रही है सब लोग? ये समझने के लिए डायग्राम है। ये ऐसा बनाएगा हमेशा, क्या ऐसा बनाएगा हमेशा, है कि नहीं? नहीं आया? क्या मैं डिफिनीशन हो गया क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूं? पक्का? कोई शक है तो बोलिए आप। अब बोले कि दो स्क्वायर क्यूब तो दो स्क्वायर से न बनता है रे। ओ नहीं, डॉट खेल दो। डॉट तो एकदम क्लियर होना चाहिए, लगाने वाला कभी नहीं सीख पाता, लजाने पर डॉट नहीं होता है। समझने के लिए है कि क्यूब क्या फॉर्मेशन कैसे होता है। क्यूब मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्वायर, और दो स्क्वायर मिला दे तो 8 सरफेस हो जाता है, 8 फेस हो जाता है। दो स्क्वायर बोलेंगे 4 स्क्वायर नहीं, दो ही से ना, 4 फेस है, फेस 6 हो जाता है। देखो ना, एक ये तो अच्छा से बना देते, दो स्क्वायर, अब सबको मिला दो। है ना? तो स्क्वायर दो ही है, फेस 6 हो गया। फेस मतलब दिखने वाला जगह। लूडो का डाइस देखे हो? तो लूडो का डाइस में कितना रहता है? 6 गो, तो 6 फेस। एगो एक आया लाली, खेले अब लोग क्या बोलते हैं? लाली हो गया। 2 3 4 5 6, 6 फेस। फेस मतलब 6 तरह से हम देख सकते हैं। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। कॉपी लाओ।
ये क्या है? क्यूब की क्यूबॉइड। ये दो रेक्टेंगल से बना था, क्यूबॉइड हो गया। या माचिस, एक फेस ये हो गया, एक 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 ये हो गया। इसको बोलते हैं फ्रंट फेस, रियर फेस, लेफ्ट राइट अप। ऐसे ही डाइस में, ऐसे ही क्यूब में है। बनता तो ये सरफेस है ना। स्क्वायर हो गया ओपन सरफेस। स्क्वायर क्या हो गया? और दो स्क्वायर से बना देंगे तो क्लोज हो गया वो। तो क्यूब क्या है? क्लोज स्क्वायर। तुमको नया डिफिनेशन दे रहे हैं क्यूब का 2024 में। क्यूब क्या है? क्लोज स्क्वायर है। क्यूबॉइड क्या है? क्लोज रेक्टेंगल है। हुआ डॉट गिरेगा? नहीं देंगे कॉपी, बोलो। देखने में लगता है ना। चले आगे। अब एक दो चीज और है। प्रिज्म एंगल मान लो एयर है, ग्लास एयर, तो लाइट गया एयर से ग्लास में, यानी रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल से बेंड हो जाएगा। और फिर ग्लास एयर में नॉर्मल से अवे हो जाएगा। लाइट ऐसे गया तो प्रिज्म एंगल कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? और ऐसे गया तो प्रिज्म एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट एंट्री कैसे लिया। लाइट एंट्री लिया ये दोनों सरफेस से, यहां से, तो ये हो जाएगा प्रिज्म एंगल। अब यहाँ पे ये दोनों सरफेस से लिया है ना, क्लियर? तो लाइट किस सरफेस से लिया एंट्री? चारू को मान लो यहां से घुस गया तो ये वाला हो जाएगा, क्लियर? प्रिज्म एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि एंट्री, अब एंट्री यहां से हुआ, यहां से निकल गया तो ये दोनों सरफेस के बीच का प्रिज्म एंगल हो जाएगा, क्लियर? प्रिज्म एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट एंट्री दो सरफेस रहेगा ना उसके बीच वाला एंगल हो जाएगा। यहाँ पे दो सरफेस ये है, ये हो जाएगा। यहाँ पे दो सरफेस, यहाँ पे है तो एक के ट्रायंगल बनाए हुए, लेकिन दो सरफेस मान लेना, क्योंकि प्रिज्म ये है कि ये है, ये है या ये है, हाँ या ना? तो इतना डायग्राम के लेंदी बनाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा बना लेते हैं समझने के लिए। इसे बुक में ऐसा ही दिखता है। हम लोग वही काम करते हैं जो आसान है ना, तो आसान बना लेते हैं। प्रिज्म एंगल क्लियर है? लाइट प्रिज्म एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट किधर से एंट्री लिया। पीडीएफ में वैसे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, जैसे बोलो वैसे लिखा हुआ। पहले ये डायग्राम रहेगा, फिर डिफिनेशन रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, सब बढ़िया से क्लियर है। चलिए अब प्रिज्म का मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेगा, इसलिए इसको VVI लिख सकते हो या TTI लिख सकते हो, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। रिलेशन बिटवीन डेल I E and A, डेल I E और A में क्या रिलेशन है? डेल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अरे एंगल ऑफ इमरजेंस कुछ नहीं है, डबल रिफ्रैक्शन जब होगा ना, दो बार रिफ्रैक्शन, तो वहां पे तुम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो या इमरजेंस बोलो। मतलब एक सरफेस से वो रिफ्रैक्ट किया, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्ट किया, तो वो दूसरे सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन हो जाएगा, पहले के लिए इमरजेंस हो जाएगा। अभी बताएंगे। A for आंटी रिलेशन का मतलब हमें एक ऐसा फॉर्मूला या इक्वेशन चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, जिसमें ये चारों हो या ना? चलिए व्हाइट लाइट गिराते हैं प्रिज्म पे। इधर ले लो एयर, इधर भी एयर हो गया,
आर आई ऑफ प्रिज्म, आर आई प्रिज्म मतलब रेस्ट ऑफ पीस, एन ले ले, चलो एन ले लेते हैं। ये एन पी कहीं कहीं लिख देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, नॉर्मल ड्रॉ करो। क्या इसका नॉर्मल ये होगा? अरे बोल ना, रेयर से डेंसर टुवार्ड द नॉर्मल, टुवार्ड द, ठीक, ज्यादा चलेगा। फिर यहाँ नॉर्मल, यहाँ हो गया डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट ऐसे एंट्री लिया तो प्रिज्म एंगल ये हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल से इंसिडेंट रे आई, बोलो, ध्यान से देखो, अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट ऐसे भागता, इसे स्टैंड करो, है ना। और ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट ऐसे भागता, इसको पीछे स्टैंड करो, है ना। इसका मतलब दोनों सरफेस मिला के कितना अब उसको डेविएट किया है, ये ऐसे किया, अरे ये और ये, तो इंसिडेंट रे को आगे मिलाओ, इंसिडेंट रे को, और ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड है, ये इमर्जेंट रे, है ना। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, है ना। और इसके रिस्पेक्ट में इमर्जेंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो, अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट सीधे निकल जाता, ये सरफेस इतना बेंड कर दिया तो ये इसके लिए हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये अरे यहीं से ना बेंड हुआ है, तो ये कितना होगा, ध्यान से देख, ये पूरा आई है, ध्यान से देख, तो ये भी पूरा आई होगा, तो ये हो गया आर, तो ये आई माइनस आर, ये इसको R1 लिख देंगे तो आई माइनस R1, हाँ। अरे ये आई तो ये पूरा आई होगा, तो ये अगर ये R1 मान लिए तो कितना बचा, ठीक। इसके लिए ये क्या है, इसका एंगल हो जाएगा E, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। ऐसे तुम आई भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इस सरफेस के लिए, किस सरफेस के लिए, ये तो इंसिडेंट है, ये भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसको हम R2 मान लिए, क्या मान लिए। अब ध्यान से देखो, अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये लाइट ऐसे निकल जाता, लेकिन सरफेस इतना बेंड कर दिया है, मतलब ये कुछ तो डेविएशन किया, कुछ तो डेविएशन किया, अरे इसको डॉट डॉट से बात दिखा दो, देखो, हे कुछ क्या इतना डेविएट किया, ये पूरा ही है, तो ये भी पूरा ही होगा, ई में ही कितना, तो बचा कितना, यानी ये भी E माइनस R2, आमने सामने वाला बराबर, है ना। तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इसके लिए क्या ये दोनों का टोटल यहाँ होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये, क्या यहाँ वाले एंगल के लिए ये दोनों इंटरनल है, अरे बोल, ये दोनों के लिए एक्सटर्नल है, इसको बोलेंगे डेल नेट, इसके लिए डेल वन, अरे इसके लिए ये दोनों का नेट, नेट क्यों लिखना जरूरी है, दोनों मिला के कितना डिवाइड किया। ये पहला सरफेस मारा एक तबराक, ये दूसरा सरफेस मारा एक तबराक, दोनों मिला के नेट तबराक, तबराक एंड नेट तबराक, नहीं आया नेट तबराक ना। अब डेल नेट लिख या डेल लिख, उससे कोई दिक्कत, समझ लेंगे नेट तबराक। यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं बेस एंगल, क्या बोलते हैं, ला बेसे गायब हो गया, बेस एंगल। जल्दी डायग्राम देखो सब, जल्दी डायग्राम देखो, और बड़ा करें,
कुछ भी डॉट है जल्दी बोल। प्रिज्म फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा है, पूरा मैथमेटिक्स यूज होगा। इतना टाइम लगता है देखने में, बोल देंगे देखने के लिए तो पूरा देखना ही लगेगा एकदम। तो जल्दी ओके करोगे कि हम आगे बढ़े। चलो सबका नाम बताओ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए, इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोल दो, या इस सरफेस के लिए इंसिडेंस है या ना। ये ऐसे डेविएट किया तो डेविएशन आएगा आई माइनस R1, ये इतना डेविएट किया तो ये हो गया E माइनस R2, हाँ या ना। ये दोनों का नेट, हाँ या ना। चलिए मुझे क्या क्या करना था, डेल में, आई में, ई में और ए में रिलेशन डेवलप करना है, हाँ या ना। बोलो ने बोलो। मिल 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 मिल, हाँ मिल गया मिल गया। क्या आपको अभी रहने दो, एंगल अपने आप क्लियर होगा। ध्यान से देख, तो क्या आप लिख सकते हैं डेल बराबर ये दोनों का सम I माइनस प्लस E माइनस, इसको अरेंज करो तो डेल बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। क्या ये और ये एक ही चीज है? ठीक। किसके किसके बीच में रिलेशन था? डेल I E और A, डेल I तो देखना ये A बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान से देख। क्या आपको M N P Q दिखाई दे रहा है? क्या M N P Q चतुर्भुज है? क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हो? क्या P का एंगल हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2? पता चला क्यों लिखे? अरे N Q और P ट्रेंगल है, ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 होता है ये R1 या R2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस। चलो अब ध्यान से देखो तो चतुर्भुज MNPQ चतुर्भुज MNPQ दिखाई दिया। और भी तरीका प्रूव करने का है, लेकिन चतुर्भुज देखोगे तुरंत हो जाएगा। पढ़ा होगा 10th में, ऐसे खूब लिखता होगा इन चतुर्भुज MNPQ, मतलब वही क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से देख तो ए यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल का सम 360 होगा। देख यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 है। कौन कलर से दिखाई दे? गुलाबी से ले, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या ये नॉर्मल सरफेस पे 90 डिग्री होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। सरफेस से नॉर्मल 90 ना। दही चूड़ा मिठाई हो गया। ध्यान देख, लिख सकते हैं A प्लस 90 प्लस इतना प्लस 90 बराबर 360। अरे N और Q नॉर्मल वाला लाइन पे है वो,
तो सरफेस से 90 बनाएगा भाई। तो बोलो ए, यहाँ का एंगल ए, यहाँ का 90, यहाँ का 180 माइनस यहाँ का 90 बराबर 360। बोलिए ना 90 90 180 180 माइनस इधर आके ए बराबर क्या हो गया पीयूटी पीयूटी डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। ये हो गया हमारा प्रूफ। जल्दी देखो, रफ निकालो, दनादन क्वेश्चन करो। इसलिए इसका पीडीएफ पहले नहीं डाले थे कि क्वेश्चन तुमको खुद से करना है। ऐसे तो खुद से ही करते हो। डेल 4 पहले 3-4 क्वेश्चन जम के करेंगे, फिर इसका थ्योरी में और मजेदार है। डेल के साथ क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, आई के साथ क्या रिलेशन, उसका ई के साथ क्या रिलेशन है, ए के साथ क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या है। सब लोग देखो बोर्ड पे, सबको डायग्राम बढ़िया से दिख रहा है? डायग्राम लेंदी है या क्लियर है? लिखना नहीं है, लिखना है कर। रफ रफ पेज है ना सबके पास? रफ डेली लेके आके यहाँ प्रैक्टिस करना है सिर्फ। सब लोग देखो, कहीं पे कोई बात है दोबारा एक बार बता दूं, क्वेश्चन करूं। क्लियर है? अच्छा, इस बार कितना अच्छा मौसम है ना, ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है नहीं, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाता है, रेगुलर नहीं रह पाते बच्चे। कितना सुतले रह गए, जैसे बोला बहुत ज़्यादा काम करना है। प्रिज्म हम ख़त्म कर ही के निकलेंगे विद इन टाइम, एक्स्ट्रा भी नहीं लेंगे। ख़त्म 90% प्रिज्म यही है, इसी से थ्योरी निकलेगा, इसी से ग्राफ निकलेगा। तो ऐसे क्या अजीब देखता है रे? आप देखेंगे नहीं। चले बना। पहले हिंट दे दें कि एक क्वेश्चन हम बना के दिखाएं, एक हम बना के दिखाएं कि हिंट दें? हिंट क्या है सुनो ध्यान से। आपसे पूछेगा हर क्वेश्चन में डेल और ई, आई और ए दिया हुआ रहेगा। आई और ए आपसे क्या पूछेगा? ठीक, लाइट कितना बार रिफ्रैक्ट हुआ? एक यहाँ और एक। कितना बार स्नेल लगाओगे? एक बार इस सरफेस के लिए लगाओगे। जिस पे पहली बार गिरा उसको मान लेना पहला सरफेस, जिसको दूसरी बार गिरा उसको मान लेना पहले सरफेस पे निकालोगे। देखो ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? डेल के लिए आई और ए चाहिए। ठीक, आई और ए तुमको मालूम रहेगा, नहीं हो सकता ये भी नहीं दिया हुआ रहे, तो ए के लिए R1 R2 निकालना पड़ेगा। ए के लिए ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो है ना। R1 निकालने के लिए क्या करोगे? पहले सरफेस पे क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ। R2 निकालने के लिए दूसरे सरफेस पे स्नेल्स लॉ। सुन रही है? R1 निकालने के लिए, R2 निकालने के लिए ए दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी बढ़िया। अच्छा, ए दे दिया तो भी तुम्हें R1 R2 निकालना पड़ेगा। ए दे दिया तो भी R1 R2 निकालना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी कब पता चलेगी कितना में बेंड हुआ? जब R2 का पता चलेगा। इससे बढ़िया क्वेश्चन ही दे। मस्त प्रिज्म बन गया। ये मान लो इक्विलेटरल प्रिज्म है। कौन प्रिज्म है ये? कंसंट्रेशन बहुत कमजोर है। जब देखो बतियाना ही रहता है, जब देखो कहानी शुरू रहता है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60,
NP√3 ले लो। NP लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। लाइट इंसिडेंट हुआ 60 डिग्री पे, ये नॉर्मल है। बाकी का कहानी आपको करना है आगे। लाइट जाएगा अंदर कि नहीं जाएगा, बहुत बार ऐसे भी हो सकता है। अंदर जाएगा तो क्या क्या होगा आपको करना है। फाइंड E बता दो और डेल बता दो। A 60 है, I भी 60 है, E और डेल बताओ, बना जो करना है करो। कुछ नहीं तो गलती जरूर करना, गलती करने से ही सही होता है। बाहर ये है। हाँ, कुछ नहीं है तो बाहर एरे है, यहाँ भी यार, यहाँ भी यार। अब प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, गलासी का है, लेकिन गलास बहुत प्रकार के होते हैं। अथवा जल्दी ट्राई करो। आगो ना आगो 30 डिग्री होगा। दोनों 30-30 सही तो लग रहा है। एक और हिंट दें। पहले सरफेस पे लगाओ तो R1 हो जाएगा, दूसरे पे लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। दूसरे पे लगाओगे तो E आ जाएगा। R1 A से R2 तो निकल जाएगा। A मालूम है, R1 मालूम हो गया तुमको। A बराबर R1 प्लस, तो R2 निकल जाएगा प्रिज्म एंगल से, और दूसरे पे लगा दो तो वहां से E निकल जाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। डेल सब 60 हो गया। सब 60 हो गया। चेक करो तो सब लोग। डेल 30 डेविएशन 30 और E 60। बनाऊं मैं? मुझे क्या चाहिए? ई और डेल। चलिए कलम रोकिए। डेल बराबर क्या है? I प्लस E माइनस ए। I मालूम 60, ए मालूम है 60। अरे लाइट यहाँ गिरा तो ये ना होगा, मालूम। अगर हम E निकालेंगे तो डेल निकल जाएगा। पहले E निकालो, डेल अपने आप निकल जाएगा। इसको पहला सरफेस ले लो, ठीक है? ठीक। अब मन है तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अप्लाइंग, कौन आइंग? स्नेल्स लॉ एट 1 एट सरफेस 1। अब ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है, प्रिज्म में आ रहा है।
N1 साइन आई बराबर N2, हाँ N1 के जगह एयर हो जाएगा, 2 के जगह प्रिज्म हो जाएगा। एयर का 1 I 60, I यहाँ 60 रख दो, ठीक। प्रिज्म का एयर का 1 N1 साइन आई, N2 √3, यहाँ से साइन आर आ जाएगा। साइन 60 कितना √3/2। अब आपके हाथ में है, मन चाहेगा 3 लाइन लेके फिर ऐसा पहुंचते हैं आप, एक के लाइन में कर लीजिए। एकदम फ्रेश होना चाहिए दिमाग। अरे होगा ना, पहले लिखते N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, फिर N1 का जगह NA, N2 का जगह NP, फिर वैल्यू रखते, तो 3 लाइन हो जाता है ना। एक के लाइन में काम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन लंबा चौड़ा करना तो अपने हाथ में। √3 साइन आर, √3 से √3 साइन आर 2 की 1/2, 1/2 कब? इसके जगह साइन 30 रख दो, तो आर का वैल्यू 30, आर की R1 30, R1 आ गया तो R2 अपने आप निकल जाएगा। बोलो A बराबर, A का वैल्यू 60, R1 का वैल्यू 30, R2 कितना 30, इसलिए R2 हो गया 30। R1 R2 आ गया। R1 30 का मतलब है कि लाइट यहाँ 30 डिग्री से डेविएट हुआ, हाँ या ना? लाइट यहाँ ये 30 है, फिर यहाँ नॉर्मल, बोलो यहाँ कितना से डेविएट हुआ? यहाँ भी 30, R2। अब लाइट यहाँ चाह रहा है डेंसर से दे रहा है, नॉर्मल से हमें E निकालना है। तो लाइट इस सरफेस से बाहर आ रहा है, इन्हें डेंसर से, फिर यहाँ लगा स्नेस वाला E आ जाएगा वहां से। अगेन अप्लाइंग, कौन गेन? अगेन अप्लाइंग, कौन आइंग? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दो सरफेस को दूसरा मान लो। अच्छा, जरूरी नहीं कि लाइट यहीं से पास हो। अब एक से क्वेश्चन करेंगे, बहुत बार क्या होगा, ये जैसे ही जाएगा बोला भाग पति है रे, जब मन आ जाता है भाग यहाँ से, यहाँ तो ये डर गया, फिर यहाँ आता है, ये बोला जल्दी भाग जो, जल्दी भाग, वो तो भगाए, हम पिटबो करेंगे। होगा क्या कि भगाएगा, ये भगा देता है, फिर ये हाथ जोड़ता है, भैया क्या करे, इधरों से मार खा रहे, इधरों से, जाने दीजिए। चलो एंगल पहले डिसाइड कर, बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, जाओ क्रिटिकल एंगल पढ़ के आओ, जाओ TR पढ़ के आओ, तब निकलने देता है वो। और भी ऐसा हो सकता है कि निकलना ही नहीं देगा, तो फ्रिज में भी चमकने लगेगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे, लगाइए इसके लिए। यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्रिज्म से। तो यहाँ पे क्या हो, N1 क्या हो जाएगा? एयर की प्रिज्म, यहाँ N1 क्या हो जाएगा? हाँ √3 साइन आई के जगह, साइन 30, N2 कौन हो जाएगा? एयर, N1 साइन आई बराबर N2, यहाँ N2 एयर हो जाएगा ना, जिसमें लाइट जा रहा है N2, जिससे आ रहा है N1 साइन E, N1 साइन आई बराबर N2 साइन R। √3/2 कब होता है? √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं, साइन E, साइन से साइन कट गया, E कितना 60, E आ गया 60, E क्या आ गया? इसलिए डेल क्या हो जाएगा? I + E - A, I 60, E 60, A 60, डेल 60। देखो यही क्वेश्चन हो जाएगा आगे मिनिमम डेविएशन का। जब I E के बराबर हो जाए, जब I E के बराबर हो जाए और R1 R2 के बराबर हो जाए,
तो जो डेल है वो मिनिमम है, यानी इस केस में 60 डिग्री मिनिमम डेविएशन है, इससे कम नहीं हो सकता है, मिनिमम डेविएशन है लाइट का। आगे थ्योरी में आएगा, मिनिमम डेविएशन ही कहलाएगा। जब आई ई के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए, तो वहां पे जो डेल होगा वो कहलाएगा मिनिमम डेल। क्या कहलाएगा? मतलब मिनिमम डेविएशन। देखो क्लियर है? इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिखे हैं कि पहले पे लगाओ R1 आ जाएगा, प्रिज्म एंगल लिखो R2 आ जाएगा, फिर दूसरे पे लगाओ E आ जाएगा, और डेल लिखो डेल आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से बना के दिखाओ ये वाला। प्रिज्म का दिया हुआ है √2, कुछ नहीं अगल बगल तो एयर ही होगा। जल्दी निकालो, पहला ई दूसरा डेल, जल्दी फास्ट। प्रिज्म एंगल 75 डिग्री है, 75 से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दे देगा आपको, अपना तरीका जैसे बनाओ वैसे बनाओ। पहले पे स्नेल लगाओ R1 आएगा, ए बराबर R1 प्लस R2 लिखो, R2 आ जाएगा, दूसरे पे लगाओ स्नेल ई आ जाएगा, ई से डेल निकाल लो। और डायग्राम के साथ हम आएंगे, डायग्राम चेक करने, मुझे आंसर नहीं, डायग्राम भी चाहिए। यहाँ डायग्राम बनाए थे ना, कैसे निकला बाहर, तो डायग्राम भी पूरा कैलकुलेशन करो और डायग्राम बना के रखो, कैसे लाइट बाहर आएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम से ही आंसर फाइनल होगा। बनाइए, डायग्राम बना के रखिए, मैं आऊँगा चेक करने। रफ में भी बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि हम चेक कर लें। नहीं सही आएगा, अच्छा आंसर आएगा। अच्छा हाँ तो 90 का मतलब समझ जाओ। बनाओ जल्दी। 90 का मतलब किधर चलेगा? सरफेस की लॉन्ग, सेकेंड सरफेस पे चलने लगेगा। अरे सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू बदले हैं। हाँ वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। R1 30 है या R2 45 है, E 90 है, डेल 60 है। तो सोचो E 90 का मतलब क्या हुआ, बाहर जाएगा कि सरफेस पे चलने लगेगा? क्रिटिकल एंगल में लाइट बाउंड्री पे ही चलने लगता है, सरफेस पे ही चलने लगता है। हाँ यही हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस। अरे डायग्राम किने है तुम्हारा? डायग्राम का नहीं बनाई हो? पहले डायग्राम ही बनाना है, पहले डायग्राम ही बनाना है। से पास नहीं हुआ है। लाइट भागा किन्ने? नहीं उन्हें कैसे भागेगा, लाइट इन्हें चलने लगेगा। 90 है ना, इधर चलने लगेगा।
बउआ यस सर कॉलम चला था कि घुसका था? चल इतना टाइम लगा होगा तो कैसे होगा? मेरा भी मन तोड़ देते हो। इतना टाइम कहीं लगेगा यार क्वेश्चन बनाने में? सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू बदले। चलो यहाँ देखो, जिस पे लाइट आया उसको पहला सरफेस मान लो, लगा स्नेस लो, बोलिए n1 कितना 1, अरे n1 1 साइन आई 45, n2 कितना √2 साइन r1 ना, √2 2 साइन r1 √2 को यहाँ ले आओ तो 1/2, 1/2 का मतलब साइन 30 r1 30, मतलब लाइट अंदर गया और नॉर्मल से कितना डिग्री पे गया? ये हो गया 30, r1 30, r2 अपने आप क्लियर हो जाएगा। r2 के लिए क्या करो, a बराबर r1 प्लस 75 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस r2, r2 हो गया 45। अब ऐसा रुक, R1 R2 लिखने के बाद ना आगे मत भाग जाओ, पहले चेक करो ई कितना है। ई के हिसाब से डिसाइड होगा कि लाइट बाहर जाएगा, सरफेस पे चलेगा कि अंदर आ जाएगा। नहीं आया, डिपेंड करता है कि ई कितना आया। ई अगर 90 आ गया तो ऐसे चलेगा, 90 से कम तो बाहर जाएगा और 90 से ज्यादा अंदर घुस जाएगा। चलिए फिर लगाइए दूसरे सरफेस पे, यहां से यहां क्या हो जाएगा n1 √2, यहां से यहां में n1 √2 ना, आई कितना 45 साइन 45, n1 साइन आई, n1 n2 कितना साइन r के जगह ई √2 साइन ई 1 आ गया। 1 आने का मतलब है कि कुछ अलग होने वाला है। ई 90, बाप रे बाप, मतलब ई एंगल ऑफ इमर्जेंट। अरे यहाँ इसके लिए ना एंगल ऑफ इमर्जेंट है, इसके लिए तो रिफ्रैक्शन है। जिस आई के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, इस सरफेस के लिए आई है, यस सर, उस आई के लिए 90 हो गया। जिस आई के लिए आर क्या हो जाए, इसका मतलब है वो क्रिटिकल एंगल है, यानी 45 क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट बाउंड्री पे ही चलेगा, ऐसे चलने लगेगा। यही तो हो गया ई 90, इसी को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस है ना। देखो ऐसे भी 45 क्रिटिकल एंगल है इस सिचुएशन में। बोलो साइन आई सी बराबर क्या होता है 1/n, n किसका, एयर का कि डेंसर का? डेंसर का कितना है, मतलब प्रिज्म का। साइन आई सी 1/√2 मतलब साइन 45, आई सी मतलब ऐसे भी पता चल रहा था कि क्रिटिकल एंगल 45, वहां से भी क्लियर है। यहां से कब क्लियर हुआ, जब ई 90 आया, दिमाग ठनक जाना चाहिए। ओहो, ई 90 का मतलब है सेकेंड सरफेस के लिए ई क्या है, यहां से नहीं एंगल ऑफ इमरजेंस है, यहां के लिए तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्शन। ई 90 का मतलब हो गया कि भैया क्रिटिकल एंगल है, लाइट ऐसे चलेगा। लाइट जब बाउंड्री पे ही चलने लगे सरफेस से, तो उससे क्या बोलेंगे। अब मन को संतुष्टि करना है, तृप्त करना है, तो चेक कर लो कि वाकई में ये है कि नहीं है। वाकई में क्रिटिकल एंगल 45 है। क्लियर? क्या क्या आ गया, R1 R2 E। अब लिख दो डेल बराबर I प्लस E माइनस ए।
आई का वैल्यू 45, ई का वैल्यू 15, हाँ सही तो है, 15 और 45 सब मिला लो। हो गया? दे अगला क्वेश्चन। हो गया क्लियर? अरे एक बार बोलो ना। अब प्रिज्म एंगल 120 है, तो स्वाभाविक है बेस एंगल 30-30 हो जाएगा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बना 60 120 √3। जल्दी डायरेक्ट निकल जाएगा। डेविएशन 30, ई और डेविएशन दोनों 30-30। हाँ बोलो बोलो। √3 R1 30 R2 E 60 और डेल भी 60। E 60 सही लग रहा है। डेल E कितना 60 0 डिग्री होगा डेल। डेल 0 हो जाएगा। स्टार जोड़ के आपकी हम स्टार हटा रहे हैं, 120 में ऐड कर रहे हैं।
डेल जीरो हो जाएगा, मतलब लाइट इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं बनाऊं? लाइट पहला दूसरा सरफेस कौन है, सामने वाला की? लाइट उस पे गया, लाइट उस पे गया था, हिलाई आंसर तो उस पे गया था। डायग्राम बनो। प्रिज्म का क्वेश्चन R290 का मतलब तुम समझ रहे हो क्या होगा? बवाल हो जाएगा, बवाल। R290 का मतलब समझ रहे हो? अगर R290 ला रहे हो फिर आंसर मिला रहे हो, R290 का मतलब बवाल। 30 आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। वही तो है। R290 का मतलब महाकाल हो जाएगा, महादेव को आना पड़ेगा धरती पे। आ रहा हूँ मंच पे, मैं आ रहा हूँ। सबका R290 आ रहा है। R290 का मतलब समझ लो कि बवाल, भगवान को आना पड़ेगा धरती पे। अच्छा पकड़ो कि R290 का मतलब क्या होगा? अरे E90 होगा तब ना सरफेस है, R90 हो गया तो R90 का मतलब भोज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। R90 का मतलब भोज शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गया, सब घूम के चला गया। हम तो आ ही रहे हैं बना। R90 आ रहा है तो मतलब निकालो 90 का मतलब क्या होगा? तुम लोग का ग्रुप इनकम हो गया, लड़ाई झगड़ा कर ली क्या रे सब? आए तो घर गई है सब, यही है। टेस्ट की तैयारी चल रही है, कल वाला पढ़ाई छोड़ के टेस्ट, तब तो हो गया। पढ़ते हुए ना टेस्ट देना है। हम पढ़ाइयों ले आए, उन्हें किराना स्टोर खोल लेते हो जाएगा। कहने का तो समझ में आया। इन्हें पढ़ा रहे होंगे, एगो आएगा बउआ, अंतल लॉलीपॉप चाहिए, तो हम पढ़ाएंगे कि लॉलीपॉप उसको देंगे। अरे बच्चा सब प्यारा प्यारा बोलता है तो अच्छा, उसका पहले बार समझ में नहीं आएगा। नया साल के सामने, या कल लोग हम बात किए एगो बच्चा से, 3 साल उसका उम्र है, तो हमको बोला ना अंकल, वो बोला कुछ और, हमको सुनाई दिया कुछ और। हमको सुनाए, वो बोला कि अंकल मैं आपको रात में खेत में ले जाऊंगा। वो सुना रहा खेत में कहाँ ले जाएगा वो रात में? नहीं सुनाई पूरा दिया, समझे नहीं वो क्या बोल रहा है। अब 3 साल का बच्चा, 3 साल से कभी क्या बोलेगा? हम सोचे कि भाई क्या बोल रहा है, रात में खेत में ले जाएगा। तो उसका बाप भी नहीं समझा बगल में, मतलब मजाक वाला लगता है। वो बोला खेत में क्या ले जाएगा? तो उसकी मम्मी समझी कि रात को खेत में नहीं, रात में केक खिलाऊंगा। उसका बर्थडे आने वाला है, तो क्लियर हुआ। वो बोला, हमारा तो दिमाग भक मरा गया कि क्या बोल रहा है। वो बोला यही कि रात में केक खिलाऊंगा। बर्थडे है ना, बर्थडे में तो रात में केक करता है, बच्चा का मेमोरी और तगड़ा रहता है। तो बोला कि रात में केक खिलाऊंगा, हमको सुना दिया कि रात में खेत में ले जाऊंगा। तो बच्चा एक से एक काम करते रहता है। चलो 60 हो गया। देखो बवाल होने वाला है। पहले तो मैं जैसे पढ़ाया हूं वैसे लिखता हूं। पहले पहला सरफेस इसको मान लो, लगाओ इसमें लो। n1 1 sin i 60 √3/2, n2 √2 √3
n2 √3 ना, बोलना बोलना, साइन R1 √3 साइन R1 1/2 ना, साइन R1 मतलब साइन 30 मतलब R1, यहाँ तक तो सबका सही होगा, इसमें गलत होने का चांस ठीक है भाई। आगे कलर वही रहने दे कि बदले, उजले रहने। इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्ट है ना, यानी ये कितना पक्का ठीक। अब यहाँ देख, अभी सरफेस अब क्या किए, हम क्या किए, a बराबर R1 प्लस a के जगह R1 के जगह R2 हो गया 90, R2 हो गया। यही बात हजम नहीं हो रहा है कि R2 90 का मतलब क्या है। देखिए ये कितना, ये कितना, ये 60 का मतलब क्या हो गया, ये 60 मतलब पूरा 60, बोलो ये 30 ना, ये गुलाबिया कितना है, रे नॉर्मल सरफेस में कितना, ये कितना 90, तो कितना बचा 120 और 60, एंगल के तीनों एंगल का सम 180 यहीं पूछ रहा है यार, कहाँ से आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना, लाइट 0 डिग्री पे आएगा, मतलब लाइट इस सरफेस पे आएगा ही नहीं, 180 यहीं पुट जा रहा है, लाइट उस सरफेस पे जाएगा ही नहीं, जाने की काबिल ही नहीं बचा। ये बोला ए भाई आएगा तो गुर तोड़ देंगे, अरे 120 है भाई, यहाँ कितना, तो यहाँ 0 पे आएगा, लाइट कहीं 0 पे आएगा, 0 डिग्री पे डेविएट हो के आ रहा है भाई, बेंड हो के आ रहा है सरफेस से, स्ट्रेट थोड़ी गिर रहा है वहां पे कि 0 चलेगा, यहां से स्ट्रेट गिरेगा फिर वहां जाएगा ही नहीं, यानी सरफेस पे जा ही नहीं सकता है लाइट। तू लोग भेज दिया इसलिए तू 90 आ रहा था, वो जाएगा ही नहीं, वहां जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा पता चला, अब हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ तो जा नहीं सकते, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। अब पता चला कि हाथ में सोटा लेके बैठा लगे, यहाँ आएगा तो और मारेंगे, वो बोला एकदम बताओ, मुंह उठा के चल देता हूँ सीधे। क्या ये बात क्लियर है कि लाइट इस सरफेस में नहीं आएगा, यानी अब सेकेंड सरफेस ये तो नहीं रहा, हटा दें। अब समझा 90 का आ रहा था, वहां जाएगा ही नहीं। अरे क्लियर हुआ, अब वहां नहीं जाएगा तो एगो सरफेस ये है, यहाँ पे इंसिडेंट नॉर्मल R1 कितना, ये 30, चलो एंगल मिलाओ, इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्रैक्ट, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये कितना, ये कितना, ये पूरा 90 30, ये 90 और ये 30, 90 30, 120 30, 150 30,
ये 60 बोलो, यानी सरफेस पे आएगा क्योंकि यहाँ 180 फुट जा रहा है। हम लोग इस सरफेस पे लाइट कितना डिग्री पे आए? 60 पे क्या हुआ? इंसिडेंट, यानी इस सरफेस के लिए आई कितना है? R1। इस सरफेस के लिए आई, अब R2 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? अब यहां से बाहर आने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, अब यहां तो गिर गया, अब बताओ क्या जरूरी है? बाहर आएगा क्या? यहां से बाहर आएगा जरूरी है? इधर भी चल सकता है, अंदरों अंदरों रह सकता है। पहला भी तो गिर ही नहीं रहा था। अब सेकेंड सरफेस ये हो गया। कहाँ लिख दे? 2 सरफेस यहाँ लिख दे। ठीक, लगाओ। यहाँ से लाइट बाहर आएगा कि नहीं आएगा चेक करना पड़ेगा। लगाओ इस सरफेस पे सिग्नल्स लॉ फिर से लगाओ। डेंसर से रेयर N1 कितना? √3 साइन i साइन 60 √3/2 N1 साइन i N2 सही है ना? साइन e √3 साइन e का वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू ये 1 की 1 से ज्यादा संभव ही नहीं है। मतलब यहाँ से लाइट बाहर नहीं आए। 1 रहता तो इधर चलता, 1 से ज्यादा है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 से ज्यादा, इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, वहां से नहीं जाएगा बाहर। पहला ये क्या बोला था? ये क्या बोला था? आएगा रे आएगा। कैसे चचेरा भाई से लाया हो जाता, बोलता हमारे दरवाजा पे मत आना। हुआ है कि नहीं? तू चल गया तो तुरंत बोलते बाप के दरवाजा हो, या होगा चौकी पे बढ़ गया, होगा कुर्सी बढ़ गया। बचपन में ऐसा होता है, बाद में समझदारी हो जाता है, उठा देगा तुमको बात। ये होता है, अपनों भाई बोल देता है। बचपन में क्या समझ में आता है? ये बोला ऐसे मत करना, ये बोला आ तो गया है लेकिन धकेल देंगे। ये हाथ ऐसे दे ले, आया कि धकेल दिया, ये यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है। ये पॉसिबल है ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे आंसर छोड़ ना, क्वेश्चन का मजा लो। क्या है क्वेश्चन? R2 तो यही हो जाएगा क्या? इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे है ना? तो ये इसके लिए तो आई हो गया। इसके लिए तुम R2 बोल सकते हो 60। खैर अभी R2 की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो उसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। हम ये सोचना चाह रहे हैं सर, यहाँ पर एटलीस्ट मैंने 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री बराबर I + R, तो I आपका 30 डिग्री हो गया, तो R2 जो यहाँ पर I कहाँ? I 60 है इसके लिए। नहीं सर, इस एंगल बराबर R1 + R2 होता है। हाँ, तो इस एंगल 30 डिग्री हो गया। हाँ, R1 वहाँ पर 30 डिग्री हो गया। हाँ, R2 0 डिग्री हो गया। तो सही तो है, नहीं जाएगा वहां से बाहर। R2 0 का तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, उससे भी सोचोगे तो। R2 की जरूरत नहीं है, R2 की जरूरत ही नहीं है हमको अभी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है। R2 की जरूरत ही नहीं है। बताओ ना क्यों जरूरत है R2 की? तुमको पता नहीं चल रहा है कहां से निकलेगा। यहाँ क्यों जरूरत पड़ा? क्लियर है कहां से निकलेगा? यहाँ से आएगा। यहाँ क्लियर है कहां से आएगा? R2 की जरूरत कब पड़ेगी? जब वो सरफेस सफिशिएंट होगा लाइट को वहां से बाहर निकालने के लिए। क्लियर है नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब निकाले तो पता चला वो निकल में नहीं करेगा, तो क्यों जरूरत है R2 की? यहाँ जरूरत थी क्यों? क्लियर है से निकलेगा। यहाँ जरूरत थी, क्लियर है कि सरफेस के लोग चलेगा। यहाँ तो तीसरे लाइन हो गया, ना सरफेस के लोग चला ना निकला, ये बोलो भाग यहाँ से। समझिए बात को, R2 के पीछे क्यों पड़ रहा है? दिस इज
साइन थीटा नेवर ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्या करे भाई, मामला फंस गया पूरा। पहला भगाइए दिया, दूसरा बोला आ तो गया लेकिन रुकने, चलो देखते हैं। अब फिर से इस सरफेस से भेजते हैं। वो अगर फिर से भगा दिया, अरे बाहर नहीं निकला तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, TIR। पहला नॉर्मल क्वेश्चन लिए थे। मैं एक बात बोल रहा हूं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊं और क्वेश्चन लो तो क्वेश्चन के सादगी को देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं। भरपेटवा खाना नहीं खाना है। फार्मूला बेस 20 को कर लिए, वो 3 क्वेश्चन में पूरा थ्योरी आ गया है और आगे का भी थ्योरी। चौथा मैं नहीं करवाऊंगा एक को प्रिज्म का क्वेश्चन, और तुमसे 30 क्वेश्चन करवाऊंगा DPP से। ये 3 से ही 30 बनेगा। सब आ गया इसमें, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया भाई। यहाँ नॉर्मल ले लिए, यहाँ क्रिटिकल एंगल ले लिए, यहाँ देखो TIR हो गया। लाइट बाहर नहीं आया, यहाँ से बाहर ही नहीं आया। अगर ये 90 होता इधर चलता, क्रिटिकल एंगल 90 से ज्यादा है, अंदर आ जाएगा। प्रिज्म से आया और TIR। फिर से भेजते हैं इसमें। यही ना होता है हीरा के अंदर, डायमंड के अंदर निकलना ही नहीं देता है। टकरा टकरा के रिपीट 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 तो चमकने लगता है। अच्छा यहाँ क्यों भेजे भाई, यहाँ से बाहर नहीं आएगा तो अंदर टकराएगा ना, कहीं अंदर आता कहीं ना कहीं टकराएगा। अच्छा यही से टकराया ऐसा कोई जरूरी चेक करना पड़ेगा। अगर वहां से निकल गया बाहर, ठीक है, उससे टकराया था। क्वेश्चन का मजा लुटिए, देखिए एकदम बढ़िया से। हो सकता है क्वेश्चन बना के दे दे कि यहाँ के बाद जब बाहर नहीं निकला तो पहला बार किससे टकराएगा, इससे किससे, वो दे देगा क्वेश्चन। सरफेस का नंबरिंग कर देगा, बोलेगा पहली बार किससे टकराया, नहीं आया तो ऑप्शन वैसा नहीं रहेगा कि पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा आएगा, जरा मन होगा ओकरा से टकरा जाएगा। वैसे नहीं रहेगा, चेक करना पड़ेगा। इंसिडेंट इसका नॉर्मल कैसे होगा, हो ऐसे ना, ऐसे कि ऐसे, सही है, सही है कि मस्त हो गया, ठीक। 90 उसमें 90 दिखना चाहिए ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इसमें ये 90 है ना, ऐसे करोगे तो 90 कहां से होगा। ये 90, ये कितना, ये कितना, ये भी 60, ये 30, ये 30, ये 90, तो ये कितना 30। हाँ भाई 90 30, 90 30 एकदम बेजोर हो गया। अब तरीके से सही है। अब इस सरफेस पे लगा, फिर से सीरियस लगा। अगर ई 90 आ गया तो इधर चलेगा, 90 से कम बाहर जाएगा, ज्यादा ये बोला भग, फिर भगा देगा। ये तुमको एक बार भगाए, शर्म नहीं है तुमको, भाग यहां से। अरे मेरा डायलॉग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लगाइए सिनेसला, चले यहां से यहाँ। N1 कितना, साइन आई कितना 30 ना। अरे N1 हो जाएगा प्रिज्म ना, यहां से यहां जा रहा है। साइन आई कितना, साइन 30 3/4। चलो याद तो है, N1 साइन आई। N2 इधर कुछ नहीं तो ये है N1 साइन आई, N2 साइन आर की जगह √3/2 आ गया। साइन ई √3/2 एग्जिस्ट करेगा, साइन ई हो गया √3/2 मतलब साइन 60, और इसके जगह साइन 60 लिख दो ना। ई कितना
फाइनली ये मान गया। बाबा गुस्साए हुए थे पहले, बाबा गुस्साए हुए थे, मान गए, हाथ जोड़ा आइए कि हम ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। नॉर्मल से शादी था ना, रेट डेंसर से रेडर में अबे की टुवार्ड्स, डेंसर से रेडर में अबे ना 60, थोड़ा सा और, अबे तो है, देख इसलिए डेविएशन 0 हो जाएगा। जैसे घुसा वैसे ही निकल रहा है, बस सीधा सीधी नहीं निकलने दिया। ऐसे ऐसे समझ लो, घर था, घर में चोर घुसा, उस वजह सामने ही रूम है जिसमें सोना रखा हुआ है। वो जैसे ही दरवाजा पे गया तो वो लाठी लेकर बैठल था, ले फिर गया दूसरे दरवाजे के पास, वो मारा एक लाठी। ऐसे करते करते फिर तीसरे गेट से बाहर आया। सही बना ना डायग्राम? डेल इसलिए 60 हो जाएगा, सॉरी 0। डेल बराबर आई 60, ई 60, ए 120। समझा 0 क्या हुआ? जैसे एंट्री लिया, बस अंतर क्या हुआ? ऐसे 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 ऐसे। अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया। और कल होके प्रिज्म की जगह स्फेरिकल सरफेस दे दे तो ऐसा, वहां भी ऐसा हो सकता है कि बाहर नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ। ऐसे स्फेरिकल सरफेस नहीं देगा, देगा तो बनाने का तरीका सेम रहेगा। डायग्राम बड़ा कर दें। डेल 0 क्यों हुआ? क्लियर हुआ? अब कुछ भी देगा तो बना लोगे। चलो आगे। तो ओवरऑल अगर हम सब क्वेश्चन से पॉइंट निकाले तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करो, लाइट जिस सरफेस पे गिरा उस पर क्या निकाल लो? एसएस लगा के R1 निकाल लो, प्रिज्म एंगल लगा के R2 निकाल लो। R2 90 आ जाए तो समझ लेना बहुत बवाल होने वाला है। R2 90 आ जाए तो समझ लेना सामने वाला सरफेस पे। फिर यहाँ गिराओ, यहाँ गिराओ तो चेक करो कि बाहर आएगा कि नहीं आएगा। चेक क्या करो, तुम्हें डेल के लिए ही चाहिए ना, डेल के लिए क्या चाहिए? तो जब इस सरफेस पे आया तो हम तो यही समझेंगे बाहर निकलना चाहिए। हम जब सॉल्व किए तो साइन ई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया, समझ गए हो? 1 से ज्यादा तो एग्जिस्ट, मतलब लाइट बाहर। फिर लाइट को यहाँ भेजे, फिर वहां लगा इसने से वहां से बाहर आ गया। क्या ऐसा भी हो सकता था कि यहां से बाहर नहीं आए तो फिर यहां से आता? तो अब कर लोगे, जितना बार टकराएगा उतना बार इसने से लगाओ। पहला बार तो पहले सरफेस पे, दूसरा बार तो दूसरे पे। या 3 बार क्यों लगाना पड़ा? यहां लगाए, फिर यहां से बाहर नहीं आया, यहां से बाहर आता तो दूसरी बार से काम। क्लियर? चले आगे। Some facts about angle of deviation। एक बार मुझे एनर्जी दे दो। क्या अब बना लोगे जिस टाइप का करवाए हैं? बन जाएगा क्वेश्चन। अब कुछ नया क्वेश्चन के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में कुछ फैक्ट पक्का। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। आप अगर प्रिज्म एंगल बढ़ाओगे
तो एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन न्यूमेरिकली देखोगे तो लगेगा घट रहा है। जैसे डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए, कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक है। क्लास में आकर अगर लेक्चर पूरा क्लियर नहीं किए तो घर का तो उम्मीदें छोड़ दो। घर पे ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। क्लास का काम 100% नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा क्लास आके, अगर डूब के नहीं पढ़ोगे तो। जैसे मैं डूब जाता हूँ क्लास में एंट्री होने के बाद, मुझे पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन है नहीं है। बस एक ही चीज है, एंट्री क्लास में इंटर होने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि बेस्ट टॉपिक दूं, बेस्ट नॉलेज दूं हर टॉपिक पे। टॉपिक पढ़ाऊं नहीं, पीएचडी करवाऊं आपसे, वो टॉपिक का क्वेश्चन आपसे बने। तो हम लोग को एक होना पड़ेगा हर टॉपिक में, फुल्ली कंसंट्रेशन। जैसे तपस्या है पढ़ाई, इसे आप काम चलाओ ना समझे। मान लो कहीं पे आई प्लस ई मिला के 60 है या 30 है, समझने के लिए आई प्लस ई मिला के क्या है। अब प्रिज्म एंगल 10 ले लिए, चलो नहीं दोनों मिला के 60 ले लो, ये 30 ले लो, ये दोनों मिला के ए, तो डेल कितना आया 30। अगली बार दोनों मिला के 60, अब प्रिज्म एंगल कितना ले लो, दोनों मिला के 60 प्रिज्म एंगल, तो डेल कितना था 30, दोनों मिला के प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन। ये न्यूमेरिकली ऐसा लगता है, लेकिन रियल में ऐसा, रियल में ये है, प्रैक्टिकली ये पाया गया बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट कि अगर आप ए चेंज करोगे तो आई और ई भी चेंज होगा। यहां तो आई और ई चेंज ना किए, अरे चौथरा सब आई कितना लिए है, ए कितना लिए थे, तो डेल कितना आया। अगली बार आई और ई कितना लिए, ए कितना लिए, तो डेल घट गया ना। न्यूमेरिकल से क्या लग रहा है कि ए बढ़ने पे डेल घट रहा है, प्रिज्म एंगल बनाने पे डेल, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ए चेंज होगा तो आई और ई भी, ये हम आई और ई चेंज ना कर रहे हैं, तो आई और ई भी चेंज होता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं प्रिज्म एंगल बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन। तब ना बोलते हो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो डेविएशन सबसे कम। रेड कलर का वेवलेंथ डेविएशन, वायलेट का वेवलेंथ डेविएशन। इसको अपने जीवन से समझो, जिसको बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए जीवन में ना, वो डेविएट नहीं होता है। जिसको बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए, दूर तक जाना है ना, वो नहीं देखता है छोटा मोटा चीज, कौन क्या बोला, कौन क्या कमेंट किया, कौन गाली दिया, कौन क्या किया, वो सीधे चल रहा है, वो अपने लक्ष्य पे ध्यान है, उसको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, कौन क्या बोल दिया। लवाया लक्ष्य चाहिए, रिश्तेदार क्या बोल दिया, दुनिया जहान क्या बोल दिया, कौन गाली दे दिया, क्या कर दिया, कौन निगेटिव बोल दिया, बड़ा लक्ष्य है रेड कलर का। इसलिए डेंजर में लाल कलर ही लगाया जाता है, कोहरा में लाल कलर लगाया जाता है। ट्रेन दूर से आ रहा है, कोहरा लाल बत्ती से दिख जाता है। इसलिए तो ऑप्टिक्स शुरू किए थे प्लेन मिरर से, पहले बेसिक से। देखिए 2 दिन पहले बेसिक पढ़ाया तब प्लेन मिरर शुरू किया। अगर वो सब चीज थोड़ा थोड़ा काटेंगे ना तो कहिए खत्म हो जाएगा। इस चीज का थोड़ी आपको एहसास रहेगा कि बेसिक का है बताए, कहने का भावना समझना। वेवलेंथ के बारे में पहले ही समझा दिए थे, बोला। अब वायलेट कलर क्या है, जिसको जीवन में हाँ जल्दी ढप से गिर जाता है, रेड कलर नहीं गिरता है, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है, दूर तक जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा मतलब, वेवलेंथ ज्यादा मतलब, वेवलेंथ ज्यादा का मतलब स्पीड ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम, पट 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 भागेगा। रेड कलर ऐसे चलेगा, आवाज देगा कि आवाज दूं मैं, कैसा साउंड मारेगा, कुछ बढ़िया साउंड। वैसे भागता है वो, देखो वेवलेंथ कम कम है ना। अब वॉलेट ऐसे भागता है, वॉलेट ये ना है,
रेड ऐसे, वायलेट है, इसका वेवलेंथ बाप रे बाप, वेवलेंथ ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी का रेड का वेवलेंथ ज्यादा ना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा। उल्टा बना दिए क्या रे हम? हाँ उल्टा बना दिया। रेडी? बड़ा बनाएगा है ना? वायलेट, इसका वेवलेंथ एनर्जी, उसका वेवलेंथ एनर्जी, इसलिए आराम आराम से वो बहुत दूर तक जाता है। इसको प्रैक्टिकली दिखाएं। एक आदमी इधर आओ, कौन दौड़ेगा मेरे साथ? घुसका बा, कौन दौड़ेगा? अब तुम ही आओ। ऐसे झटक के कौन चलता है? यही चलता है, ऐसे चलता है। किस भी हम चले, आपको जो अच्छा लगे। तुम जितना झटक सकते हो दीवार तक जाना है। हम बरगा बरगा ढाप मारेंगे, तुम छोटा छोटा, समझा? तुम इधर चलना, दौड़ना है, ये पैदल चलना है तो झटक के चलते हो ना। रेडी? डे 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 डे, एक साथ चलना है। क्योंकि व्हाइट लाइट का ही ना कंपोनेंट है हम लोग, हम ही स्पीड चलते, तो धीमा धीमा चल, ढाप मार तो ऐसे। ये हो गया एक साइकिल। आप कौन से हैं? रेड आए हम, चलो हम रेड हैं। मेरा वेवलेंथ ज्यादा, मेरा वेवलेंथ, तो मेरा वेवलेंथ ज्यादा तो हम धीमा धीमा चलेंगे। हाँ, इसका वेवलेंथ तेजी से चलेगा। क्लियर? आपका ज्यादा नहीं। हम जैसे चले ना उसका धीमा चलना। तो रेडी? 1 2 3, डाव 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 डाव। नहीं महका दिया वही तो नहीं हुआ। अरे रेड जोड़ा जो है ना बरकर का धाप मारेगा, रेड कलर बढ़ता होगा ना, और उसका वेवलेंथ ज्यादा का मतलब क्या हुआ? नहीं समझा बात? वेवलेंथ ज्यादा का मतलब बरकर का धाप ना मारेगा। नहीं तो हम चले इतना इतना लिए सो, तुम बड़ा बड़ा चलेगा। चलो रेडी? 1 2 3, चलो बड़ा बड़ा ऐसे से, ये वहां दीवार तक जाना है। रेडी? 1 2 3, डे 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 डे। चलो ठीक। देखा मुझे? अच्छा पहले हमको पहुंचना था। सर आप बड़ा बड़ा कदम चलिए, लेकिन धीरे चलिए। और अच्छा भावना समझ गया ना? रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम, मतलब एनर्जी कम। वायलेट का वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा। भाई वो ज्यादा साइकिल मारेगा। जल्दी कौन पहुंचेगा? किसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका स्पीड ज्यादा? तो हम पहले पहुंचे। स्पीड ज्यादा है मेरा। आप ज्यादा दूर तक नहीं जाइएगा और ज्यादा जल्दी वो नहीं पहुंचेगा। प्रैक्टिकल कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक बात और भी है, मीडियम सेम है। अगर हम लोग के मीडियम सेम है, सारे कलर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीडियम सेम है, तो हम दोनों का स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड सेम रहेगा। खाली हम बड़ा बड़ा साइकिल मारेंगे और ये मीडियम बदलेगा, तभी स्पीड बदलेगा भाई।
वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन वन साइकिल। हम जो एक साइकिल में डिस्टेंस कवर करेंगे वो ज्यादा होगा और इसका कम होगा, लेकिन स्पीड सेम रहेगा क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम बदलेगा तभी स्पीड अलग अलग हो सकता है। मीडियम बदलेगा तभी स्पीड अलग अलग हो सकता है। ये फॉर्मूला डिफरेंट मीडियम के लिए भाई, 1 और 2 है, डिफरेंट मीडियम के लिए। ये एक का दूसरे में जाएगा तब, ये डिफरेंट मीडियम के लिए। अरे V1 बाय V2 बराबर N2 बाय N1 लिखते थे, लेमडा 1 बाय, तो ये डिफरेंट मीडियम के लिए है। मीडियम बदलेगा तब तो स्पीड बदलेगा। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, बताओ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में क्या क्या आता है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, यूवी। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, यूवी, एक्सरे, गामा रे। बताओ सबका स्पीड एक मीडियम है, सेम। मीडियम सेम तो सबका स्पीड, मीडियम बदलेगा तब स्पीड बदलेगा। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है। जो बड़का ढाप मारेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है? एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक साइकिल में कितना आगे बढ़ गया, तो रेट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उतना ही टाइम में वो कम करेगा, एक स्पीड सेम रहेगा क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम बदलने पे स्पीड बदलेगा भाई। चलिए चलो VG और लिखवाओ। यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ा और यहां से यहां वेवलेंथ, एंगल ऑफ डेविएशन। जिस जो दूर जाएगा वो कम डेविएट करेगा, हाँ या ना? चलिए इसको एक बार ग्राफ दे दिया, बोला ग्राफ को स्टडी करिए। आपको एक ग्राफ दे दिया और ग्राफ को कैसे जैसे मान लो ड्रैगन फ्रूट होता है, वो बहुत अजीब लगता है, खाओगे तो लगेगा नहीं फ्रूट है वो। तो आपको या ऐसा कोई फ्रूट दे दिया आपको जो आप कभी नहीं देखे, कभी नहीं खाए, बोला खाओ और लिखो कि कैसा कैसा स्वाद लग रहा है। तो इस प्रकार के एक हमें ग्राफ दे दिया गया, बोला इसको स्टडी करिए। आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, आप स्टडी करिए इसे कि क्या है ये ग्राफ। नहीं आया समझ में? या कोई जानवर, दुनिया में जानवरों बहुत टाइप के हैं। पटना के जू में जाओगे अलग जानवर दिखेगा, तुम उत्तराखंड जाओ, या उत्तराखंड में अच्छा जू खुला है, अभी नालंदा में भी बन रहा है जू, एशिया का सबसे बड़ा। नालंदा है कि ये नवादा, ऐसे ही नालंदा में बन रहा है, बहुत बड़ा। क्रिकेट में जू भी कहीं खुल रहा है ना, अररिया में। अररिया जिला सुने हो कोई? अररिया से बहुत अच्छा जू अब खुल रहा है, पटना से ही बड़ा, समथिंग कुछ 1500 या कुछ एकड़ है, 5000 एकड़ है। समझ लो ना, बोरिंग रोड नहीं, बोरिंग रोड इतना लंबा नहीं, ये समझ लो ना कि एक अच्छा खासा एरिया मान सकते हो। आए पटना से भरा कैसे हो जाएगा? क्या हुआ? 25, 26, 262। ये पैराबोला है कि टिल्ट टुवर्ड्स राइट है, राइट की तरफ गया हुआ है। बोला कि ग्राफ को आप स्टडी करिए, ये ग्राफ को आप क्या करें? ठीक, थोड़ा और भी बेहतर बना सकते हो। बोला क्या, किसी एक आई के लिए किसी एक डेल मिनिमम हो सकता है। ये ग्राफ चतरल नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत जगह आई। ग्राफ ना पैराबोला नहीं है, टिल्ट टुवर्ड्स राइट है, राइट की तरफ झुका हुआ है, हाँ या ना? ये उठा हुआ है। किसी एक आई के लिए, किसी एक आई के लिए, और याद करो शुरू बड़ा में आई बराबर क्या आया था? ये आया था ना, आई 60 ई भी 60 डेल भी 60। अब इसको अच्छे से फील करते कि करना क्या चाह रहे ग्राफ, समझिएगा ध्यान।
इंसिडेंट, नॉर्मल, पक्का, ये ले लो 30। रिफ्रैक्ट, नॉर्मल, इमर्जेंट, ठीक, ये भी ले लो 30। प्रिज्म एंगल कुछ भी है अपना। किसी ऑब्जर्वर का आंख यहां रखो, इसके लिए आई कितना है 30 और ई, अब उसी ऑब्जर्वर को इधर रखो, अब सुनो ध्यान से, लाइट का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर लाइट का रास्ता आप पलटोगे तो उसी रास्ते को फॉलो करेगा जिससे वो आया था। इफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, इफ रे ऑफ लाइट इज देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, पुनः उसी से आएगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे मान लो ऐसे लाइट गया, इंसिडेंट, रिफ्रैक्ट, इमर्जेंट, इसको ना 180 से घुमा दो, 180 से ऐसे ही आएगा। मतलब टॉर्च जलाए तो ऐसे जाएगा, इधर से जलाएंगे तो यहाँ टॉर्च जलाए ऐसे गया, इधर टॉर्च जलाए, बोलो इधर से देखने पे आई कितना है, ई कितना, इधर से आई भी 30, पक्का। तो बोला है किसी एक आई के लिए किसी डेल मिनिमम हो सकता है, किसी एक आई के लिए, इसलिए ग्राफ ऐसा है। मतलब किसी सिंगल आई के लिए डेल मिनिमम हो सकता है, बहुत सारे आई के लिए डेल मिनिमम। जैसे मान लो इधर हम 25 ले लेते हैं, या सॉल्व किए 25 आ गया, सुनना ध्यान से, सॉल्व करते 25 आ जाता। इधर के लिए आई ई, इधर के लिए आई ई, इधर के लिए आई, हाँ डेल, सॉरी ई। तो क्या लाइट रिवर्स हुआ, मामला पलट गया, तो आई 30 तो ई 25, इधर के लिए कितना हो गया, तो अब यहाँ पे डेल मिनिमम नहीं होगा, जनरल डेल होगा वो, क्योंकि हम जब दोनों तरफ 30 लिए थे तो इधर से भी 30 और, तो किसी एक आई के लिए डेल मिनिमम हो सकता है। यहाँ पे जो भी डेल होगा वो जनरल होगा मिनिमम, क्योंकि इधर के लिए आए, इधर के लिए आए, तो यहाँ पे 2 आई हो गया ना, इधर के लिए, इधर के लिए। अब एक ही ऑब्जर्वर इधर से क्या बोलेगा और वही इधर से क्या बोलेगा, तो यहाँ पे जो डेल आएगा, यहाँ पे जो डेल वो जनरल होगा। क्या होगा, मिनिमम तब हो सकता है किसी एक आई पे ही डेल मिनिमम हो सकता है। तो ग्राफ का पहला लाइन है, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सेप्ट डेल मिनिमम, एक्सेप्ट there is 2 angle of incidence for any del। बताओ यहां के लिए, बताओ इधर से सॉल्व करो चाहे इधर से, डेल उतने आएगा, अरे इधर से करो चाहे डेल, क्योंकि लाइट तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन आई दुगो हो गया। अगर में भी ये चीज है, देख अपने आप को बांधे रखे समझना है। देख लाइन ड्रॉ करो, अब देखो ये लाइन 2 जगह टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, देख 2 आई के लिए क्यों डेल है, अरे यहाँ लाइन ड्रॉ करो ना, यहाँ टच किया क्या जगह, ये किसका लाइन है, ये लाइन ड्रॉ कर यहाँ से, हे क्या जगह टच किया,
यहाँ गिराओ, यहाँ एक अलग आई, यहाँ एक I2 ले लो। एक ही आई के लिए डेल मिनिमम है। डेल मिनिमम कितना आई के लिए? सिंगल एक आई के लिए। और जो जनरल डेल होगा, ये डेल मिनिमम है, ये डेल है। एक्सेप्ट डेल मिनिमम, एक डेल के लिए कितना है? इधर से 30, इधर के लिए तो तू इधर से सॉल्व कर चाहे, लाइट तो ऐसे ही जा रहा है, डेल कितना आएगा, लेकिन आई कितना है? अरे इधर से सॉल्व करोगे तो भी डेल उतना ही आएगा, इधर से सॉल्व करोगे तो भी डेल, लेकिन आई कितना है? तो ग्राफ क्या बोल रहा है? पैराबोला है। ये पैराबोला, ये राइट की तरफ टिल्ट है, राइट की तरफ झुका हुआ है, उठा हुआ है। दिस इज नॉट पैराबोला, इट इज टिल्ट टुवर्ड्स राइट, है ना? तीसरा लाइन क्या होगा? डेल इज मिनिमम फॉर ओनली वन आई, किसी एक आई के लिए डेल मिनिमम हो सकता है। जब इधर से भी 30 और राइट रिवर्स करे, लाइट, लेकिन आई में बदलाव 30 से इन करे तो 30 से निकले, 30 से इन करे तो 30 से इन्हें कि 30 से इन किया और कुछ और से निकला, तब डेल मिनिमम कुछ होगा डेल, और उस डेल पे दो आई संभव है। यहां पे दो आई है, डेल कितना, मिनिमम कितना पे होगा? किसी एक आई के लिए। क्लियर? अच्छा, एक मजेदार बात और है, एक मजेदार बात और है। क्लास भी है क्या? मान लो ये कौन लाइन है? मिनिमम डेविएशन वाला। अरे बोल, ये गैप को हम x1 ले लेते हैं और ये गैप को, चूंकि पैराबोला नहीं है कि इससे दोनों तरफ बराबर होगा, इधर ज्यादा टिल्ट है तो S2 x1 से बड़ा होगा। दिख रहा है कि मैं और अच्छे से बनाऊं? S2 बड़ा होगा। क्या एक आई के लिए डेल मिनिमम है? क्या एक आई के लिए? ये लाइन कितना जगह छुआ है? एक जगह। क्या है? पैरा ऐसा ग्राफ नहीं है कि बहुत जगह छुएगा। क्या ग्राफ ऐसा है क्या? इसको बोलेंगे चतुराल। यहाँ लाइन लगेंगे तो बहुत जगह छुएगा। कितना जगह छुआ? यह चतुराल नहीं है, पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुराल। हाँ भाई, सही कहते हैं। ऐसे शुद्ध हिंदी पर वलय होता है। तो मेरे पास 3 लैंग्वेज है ना, इंग्लिश भी है, शुद्ध हिंदी भी है, शुद्ध एकदम शुद्ध हिंदी भी मेरे पास है, और उसका अपना भाषा भी है ना। जैसे मान लो हमको पैराबोला बनाएंगे तो लिखो बच्चों, लिखो चतुराल। चतुराल में कितना जगह छुएगा? ये चतुराल है। एक आई के लिए डेल मिनिमम होगा, और किसी भी डेल के लिए 2 आई होगा। किसी भी डेल के लिए, और 2 आई में जो इधर वाला आई होगा वो ज्यादा दूरी पे होगा। ऐसे एक जेईई में क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया, तो पूछ के ही छुट्टी देंगे। क्लियर है ग्राफ? बोलो ना। ग्राफ में कितना लाइन याद रखेंगे? ये पैराबोला राइट की तरफ टिल्टेड है। तीसरा, डेल मिनिमम कितने आई पे होगा? क्लियर? पक्का? और किसी डेल के लिए कितना आई संभव हो सकता? क्लियर है? आप बताओ, डेल मिनिमम में कंडीशन हो गया, एक आई के लिए डेल मिनिमम होगा। ऐसा होगा तो आई किसके बराबर हो जाता है? आई ई के बराबर होगा तो R1 R2 के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन, आई जब ई के बराबर होगा तो R1 अपने आप R2 के बराबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। कहाँ गया रे? R1 भी 30 था, ई कितना था? आई भी कितना था? जब आई और ई बराबर होगा तो R1 R2 अपने आप बराबर होगा, है ना? एक क्वेश्चन दूं? एक ही रह जाएगा। कौन वाला? वो ऊपर जाएंगे तो
ये वाला, हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ग्राफ की क्वालिटी है। तो ग्राफ क्या, देख देख देखो ना कितना मजेदार ग्राफ है। डेल घटा तो आई बढ़ रहा है, डेल घटा तो आई, डेल घटा तो आई, फिर एक आई के लिए मिनिमम हो गया ये, और फिर आई बढ़ा तो डेल भी बढ़ा। देखो ना, अरे यहाँ लाइन नीचे आया, डेल घटा आई बढ़ा, देखो ना नीचे आ रहा है और एक्स में आगे बढ़ रहा है। देखो ना डेल घटा आई, फिर वो मिनिमम हो गया, फिर आई बढ़ा तो डेल भी बढ़ गया। नहीं दिख रहा है? अब ये कहना चाहे तो आगे भी तो एक आई के लिए एक ही डेल होगा। हाँ तो ग्राफ का मतलब हम किसी इंस्टेंट में बात कर रहे हैं, जब चतरल रहे हैं तो आगे वो लाइन हो सकता है। तो फिर जैसे तुम पहले बार भेजा आई 60 पे, तो ई 60 हो गया, क्या ऐसे और भी तो एंगल हो सकते हैं जिस एंगल पे आई और ई बराबर हो, डेल मिनिमम हो, और भी एंगल हो सकते हैं। प्रिज्म लो, बैठो, बहुत दिन टॉर्च जलाते रहो, हाँ है ना, क्लियर है? चलो प्रिज्म लगभग समाप्त, कल 10 मिनट इस पे काम और करेंगे। क्या है बता देते हैं।